न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बात मुद्दे की। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी विजयी हुए और तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के रण की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई तो कांग्रेस ने विधायकों की बैठक बुलाई। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें शामिल हैं। ऐसे में सिंधिया के राज्यसभा जाने से इस क्षेत्र में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, ऐसा माना जाने लगा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग से आने वाले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने दूसरी वरीयता दी है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर दलित विरोधी आरोप लगा रही है। तो बरैया के ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छी पकड़ है और उनके समर्थक कहीं ना कहीं इस बात पर नाराजगी जता सकते हैं। इस बात की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। अब देखना होगा चुनाव में दोनों ही दलों की क्या कुछ रणनीति बनती है। जी हाँ, यही आज का हमारा विशेष राज्यसभा का असर उपचुनाव पर नजर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर चुनावी रण। कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर। ग्वालियर चंबल संभाग पर पैनी नजर। ग्वालियर चंबल करेगा सरकार का फैसला। सिंधिया की ग्वालियर चंबल में पैठ। तो कांग्रेस ने भी 11 अध्यक्षों को काम पर लगाया। राज्यसभा में रण के बाद अब बीजेपी कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में लग गई है। जहां राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उच्च सदन में पहुंचे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह राज्यसभा में कांग्रेस की आवाज बनेंगे। चुनाव खत्म होते ही अब नजर उपचुनाव पर है। कांग्रेस ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। माना जा रहा है ये बैठक मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव के मद्देनजर रखी गई है। मध्य प्रदेश में चुनावी रण अब अपने पूरे शबाब पर है। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव 15 जिलों की राजनीति को प्रभावित करेंगे, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें आती हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। तो कांग्रेस ने भी ग्वालियर चंबल संभाग के 11 जिलों में जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर इस क्षेत्र में सभी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। चलिए एक नजर डालते हैं ग्वालियर चंबल संभाग पर। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो 2 विधायकों के निधन और 22 विधायकों की कांग्रेस से बगावत करने के बाद खाली हुई हैं। 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। उपचुनाव तय करेगा शिवराज सरकार और कांग्रेस का सियासी भविष्य। कांग्रेस की रणनीति है टीम 11। टीम 11 के जरिए चंबल ग्वालियर संभाग की विधानसभा सीटों के उपचुनाव में फतेह हासिल करना। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थकों को टिकट लगभग तय। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। बीजेपी सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल ने कांग्रेस से दावेदारी पेश की। केपी यादव ने बीजेपी की टिकट पर सिंधिया को हराया था। सिंधिया के राज्यसभा पहुंचने पर बीजेपी को मिलेगी मजबूती। सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाने का भी बीजेपी पर रहेगा दबाव। शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल से मंत्री बनाने का रहेगा दबाव। फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने राज्यसभा में दूसरी वरीयता दी। फूल सिंह बरैया की ग्वालियर चंबल संभाग में है अच्छी पकड़। बरैया को दूसरी वरीयता देने पर बीजेपी ने बताया कांग्रेस को दलित विरोधी। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उपचुनाव में बनाएगी मुद्दा। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करेंगे। उपचुनाव के बाद बहुमत के लिए 116 के आंकड़े की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बीजेपी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 107 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को 9 सीटों की जरूरत होगी, तो वहीं 92 सीटों वाली कांग्रेस को इस चुनाव में अगर सत्ता वापसी करनी है तो 24 सीटों की जरूरत होगी।
ऐसे में बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। राज्यसभा का असर उपचुनाव पर नजर। जी हां, अब दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अब फोकस मध्य प्रदेश की उन 24 विधानसभा सीटों पर है जहां पर उपचुनाव होना है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से अवगत करा दें, आपको तारुफ करा दें। डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी विधायक हैं उज्जैन से। आपका स्वागत है मोहन यादव जी। और अवनीश भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेश जी, आप ही से पूरी स्थिति को लेकर बात करता हूं। जिस तरह से राज्यसभा को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा चुनावी घमासान मचा हुआ था, आज स्थिति पूरी साफ हो गई है। अब फोकस दोनों ही पार्टियों को लेकर देखा जाए तो 24 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर है। किस तरह देखें इस रिजल्ट को और क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय। मध्य प्रदेश में संभवतः पहली बार हुआ है जिसमें कोई पार्टी ये कहने की स्थिति में है कि जनादेश का अपहरण हुआ है। बगैर किसी नई पार्टी के किसी एक पार्टी का बड़ा धड़ा टूटना और उसके बाद सरकार का जाना और उपचुनाव का होना, और उसमें भी जो सुनने में आया है अभी तक कि वे लोग चुनाव में उतरेंगे जो पार्टी छोड़कर गए और दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये जो घमासान है, ये जो राजनीतिक निष्ठाएं हैं, इनकी परीक्षा का घमासान है। और अगर प्रदेश को कोई तीसरा विकल्प मिला तो तय मान के चलिए कि इन्हें बहुत दिक्कत है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, घमासान होगा, क्या कुछ तस्वीरें आती हैं। मोहन यादव जी, किस तरह देखें, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है। हालांकि जिस तरह से दल बदल की जो तस्वीरें पिछले दिनों देखने को मिली थी, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। देखिए, ये बिल्कुल सभा के सब परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर दो पुराने समय में बीजेपी की सीट थी और एक कांग्रेस की थी, और अभी भी स्वाभाविक रूप से दो सीटें हमारे पास मिली, एक कांग्रेस के पास गई। लेकिन इसका दूरगामी दृष्टि से महत्व देखें तो दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के अंदर राज्यसभा में मेजोरिटी की बात अगर करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उच्च सदन में हमारा बहुमत से और आगे नजदीक का जो ताकत बनेगी। हमने सबने देखा है पिछले एक साल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं, वाकई भूतो न भविष्यति। 1000 से ज्यादा बेकार ऐसे कानून, जिन कानूनों का कोई औचित्य नहीं था, उनको निरस्त करने का काम किया है। इसी के साथ साथ भगवान राम के श्री राम मंदिर से जुड़े हुए ट्रस्ट बनाने से लेकर के हमारे सामने 3 तलाक से लगा करके जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, एक साल से कम समय में जितना उनने काम किया है, हमको लगता है कि ये काम करने वाले कार्यकाल का दूसरा साल चालू हुआ है माननीय मोदी जी का। ऐसे में उच्च सदन और लोकसभा में दोनों में अपनी ताकत से जब काम करेंगे तो देश में निश्चित रूप से काम का माहौल भी बनेगा, और दुनिया भारत के मान सम्मान का जिस प्रकार से एक अलग कल्पना कर रही है वो बढ़ता दिखाई देगा, और वो ताकत के रूप में भारत अपना वो स्थान हासिल करेगा जिसके लिए वो हम करता है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर बात की जाए तो किस तरह देख रहे हैं कि आपके पास भी कम नहीं है? राजनीति तो चुनौती का नाम ही राजनीति है, इसमें कोई इसको इस रूप में नहीं देख सकते। ये हमने सबने देखा है कि अगर हम किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन अब बहुत पुरानी बात हो गई है जिसके कारण से सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी। हमको मालूम है उनको राज्यसभा भी और बाकी सब चीजों में जिस ढंग से अपमानित किया गया था, एक स्वाभिमानी आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये अतीत को दोहराया है। उनकी दादी जी के साथ में भी यही व्यवहार हुआ था, पिताजी के साथ ये व्यवहार हुआ। कांग्रेस ने अतीत से गलतियां सीखी नहीं, और कांग्रेस को उसकी कीमत आज चुनाव में निश्चित रूप से चुकानी पड़ी।
और सिंधिया जी का जैसा पुरानी पढ़ने की बात भी कह रहे हैं और अतीत को दोहराने की बात भी आप कहते नजर आ रहे हैं। फिर रुक करूंगा आपके साथ। अवनीश जी, जिस तरह देखा जाए कांग्रेस भी अब ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर ज्यादा फोकस करती दिखाई दे रही है। हालांकि संख्या के हिसाब से जिस तरह देखा जाए तो काफी मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? जी अवनीश जी, अवनीश भाई की आवाज मिल रही है आपको? नहीं हो पा रहा है। उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। देवेश जी का रुख करूंगा। देवेश जी, जिस तरह देखा जाए 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के अभी फिलहाल संख्या बल देखा जाए तो 92 है। ऐसे में कांग्रेस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, एक अलग रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी ताकि सरकार की वापसी का जो बात कही जा रही है उस पर कहीं ना कहीं एक अलग समीकरण बनते दिखाई दें। किस तरह देखें इन बातों को? करता हूं, जिस तरह देखा जाए 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पूरा फोकस इस वक्त जो है 24 सीटों को लेकर और खासकर के उन 16 सीटों पर कांग्रेस ने किया हुआ है जो ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। किस तरह देखें, क्योंकि एक अलग संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि इन सीटों को जीतने के लिए काफी जद्दोजहद आपको भी करनी पड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया है, जिस तरीके से सत्ता को एक तरीके से खरीदने का प्रयास किया, उससे मध्य प्रदेश की जनता बेहद नाराज है। कमलनाथ जी को सरकार चलाने के लिए 5 साल का पूरे बहुमत का साथ मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की है, उससे मध्य प्रदेश की जनता, ग्वालियर चंबल डिवीजन की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जब ये विधायक इस्तीफा देकर और इनके मंत्री इस्तीफा देकर क्षेत्र में गए तो लोगों ने देखा कि इनका क्या हाल हुआ है, सब जगह इनका विरोध हुआ है। जब ये ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जनता कर रही है आप सब देख रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कमलनाथ जी की सरकार जो मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, वो जिस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही थी, किसानों के हक में कर्ज माफी हो या किसानों को उचित मूल्य हो या बिजली के बिल को लेकर हो, एक से एक अच्छे निर्णय मध्य प्रदेश में हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल रचा है, और खुद शिवराज सिंह चौहान जी कह चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व का बखान अभी हमारे विधायक जी कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के नाम से। कई बार उन्होंने नाम लिया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके नाम पे सरकार बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ग्वालियर चंबल डिवीजन हो या अन्य जगह की बात हो, पूरे भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी और कांग्रेस की पुनः सत्ता में वापसी होगी। चलिए, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और क्या कहेंगे देवेश जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कांग्रेस, तो किस तरह देखें? एक तरफ कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ जो सहारा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का है बीजेपी को। देखिए, बहुत परीक्षा की घड़ी है दोनों जी। की, और ये जो कॉन्फिडेंस है, एक संदेश ये गया है कि कांग्रेस जनादेश की रक्षा नहीं कर पाई। उनके पास उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया था और ऐसे लोग चुन के आए जिन्हें खरीदना बेचना बड़ा आसान था। कितनी विषम बात है कि प्रदेश का जनादेश किसी ने बेचा और कोई बिक गया। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए भी बेहतर नहीं है। क्या भरोसा है कि अगली बार जिन लोगों को टिकट मिलेगा वो चुन के जाएंगे और दोबारा नहीं बिकेंगे? तो ये सवाल निश्चित तौर से बहुत तीखे सवाल दोनों तरफ से पूछे जाने वाले हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों से बहुत तीखे सवाल पूछे जाएंगे। और इनको जैसे जैसे लोगों के बीच में जाएंगे, और सोशल मीडिया पे हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है, और वो वोट पर क्या असर डालते हैं, वो तो चुनाव नजदीक आने दीजिए, तभी पता चलेगा कि तब तक क्या और परिस्थितियां बनती है। मोहन जी, देखने वाली बात होगी। कड़ी परीक्षा है दोनों ही पार्टियों के लिए, और आप जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जुड़ने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट आप भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि फूल सिंह बिरैया को लेकर भी आप राज्यसभा के बीच ये कहते रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा है। हालांकि कमलनाथ ने अभी राज्यसभा के जो नतीजे आए उन्होंने भी यही बात कही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया है। देखिए, कमलनाथ जी कुछ भी कहे, दिग्विजय सिंह जी के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस एक खिलौना के रूप में रहती है, हमने सबने देखा कि वही दिग्विजय सिंह जी है जो शिवबानु सिंह सोलंकी के साथ क्या व्यवहार करते हैं।
वो जमुना देवी जी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, वो फूल सिंह जी बरिया जी के साथ क्या व्यवहार करते हैं। उनको अपनी राजनीति में बोलने के लिए अल्पसंख्यक की बात करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे, इस कांग्रेस का समूचा नेतृत्व ये बात करेगा, लेकिन मौका आएगा तो सबको तिलांजलि देकर वो शुद्ध अपने आपको आगे करते हैं। वही हमने आज भी देखा है। और कांग्रेस ने इसकी कीमत 15 साल पहले भी चुकाई थी, कांग्रेस फिर कीमत चुकाएगी। और स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने अपनी खुद की भोपाल जैसी जगह पर आकर के लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट हासिल कर लिया है। ये अब समय चला गया इस टाइप के छक्के पंजे करने का, वास्तव में काम करके लोगों के दिलों में जगह बना करके और ज्यादा अच्छे से अच्छे नेतृत्व को साथ में जोड़ने की जरूरत है, अच्छे लोगों को साथ रखने की जरूरत है। किसी को अपमानित करोगे, किसी को प्रताड़ित करोगे, किसी का अगर स्वाभिमान को चोट पहुंचाओगे तो वो कोई इस ढंग की स्थिति में आपके साथ रहेंगे नहीं। और हमने देखा है कि भाजपा सबको लेके चलती है, सबका सम्मान करती है, और इस गंगा में जो आता सब पवित्र होता है। और हमने देखा है कि 1967 में राजमाता जी स्वयं हमारे साथ आई थी, कांग्रेस छोड़ के आई थी, लेकिन राजमाता जी ने हमारी पूरी पार्टी को खड़ा किया। ये सिंधिया वंश के लोग तो 24 कैरेट सोने जैसे खरे हैं, जब आते हैं तो डंके की चोट आते हैं और सबके बीच में अपनी जिस ढंग से प्रतिभा दिखाते हैं, हमने सबने देखा है। और शुद्ध रूप से सेवा के भाव से आने वाले लोगों का भाजपा में सदैव स्वागत रहेगा। जी तो बिल्कुल जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप लगातार तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं और मजबूत संगठन होने की बात भी कहते नजर। यही कुछ दिन पहले बार बार आप इतिहास को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा पूछे जाकर यही कहूंगा कि एक नारा आपकी तरफ से भी दिया गया था कि माफ़ करो महाराज अब की बार शिवराज, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो क्या कहेंगे अवनीश जी, जिस तरह से बरैया को लेकर ये शुरू से ही माना जा रहा था कि आपके पास विधायकों की संख्या कम है, बावजूद इसके राज्यसभा के लिए आपने उनको मैदान में उतारा, तो क्या लगता है जिस तरह से उनकी पैठ जो ग्वालियर चंबल संभाग में मानी जाती है, इसके नज़रिए से उनको उम्मीदवार बनाया गया था राज्यसभा का? देखिए, कांग्रेस पार्टी में शुरू से सभी वर्गों का सबका सम्मान है। जितना काम कांग्रेस पार्टी ने पहले किया अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए, उसका भारतीय जनता पार्टी और उनका मुख्य संगठन है आरएसएस वो पुरजोर विरोध करती है। आरक्षण के विरोध में ये लोग बोलते हैं, इनका निचला कार्यकर्ता बोलता है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हुए उनको आगे बढ़ाया है। और ये बात अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फूल सिंह बरैया जी को कांग्रेस निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ बहुत जबरदस्त नेता हैं वो ग्वालियर चंबल डिवीजन के, और उनकी जनता में गहरी बैठ है। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं जो फूल सिंह बरैया जी के बराबरी समकक्ष में अनुसूचित जाति में खड़ा हो जाए, और उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। लेकिन हमारे पास वोट कम थे, ये बात देखना होगी, कुछ वोट कम पड़े, इसके कारण उनको हार का सामना पड़ा, लेकिन उनका सम्मान बराबर कांग्रेस पार्टी में रहेगा, ये वो समझते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सिंपैथी होती तो वो लड़ा देती, कह देती कि हम चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने क्यों चुनाव नहीं लड़ाया फूल सिंह बरैया जी को, और इतना ही दुख दर्द था तो वोट डाल देते, फिर आपने वोट क्यों नहीं दिया? यदि आज फूल सिंह बरैया जी के नाम पे दर्द है भारतीय जनता पार्टी को उनका हारने का, तो आपके वोट का आस करा के आप बरैया जी को वोट डाल देते, आप महान हो जाते। आप तो सिंधिया जी को जिताने में लगे थे। जिन लोगों ने दल बदला, जिनकी निष्ठा पे संदेह है, जिनको लोग बिकाऊ कह रहे हैं, ऐसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी उस नाव पे सवार हो गई है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इनका बहुत समकक्ष उपचुनाव में अंत हो जाएगा। ये नाव डूबने वाली है, नाव किनारे तक इनको नहीं ले जा पाएगी। 3-4 महीने के लिए ये मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन प्रदेश की जनता के दिलों पे भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान राज नहीं कर सकते हैं। ये राज कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी सरकार चलेगी उपचुनाव के बाद, और कमलनाथ जी उसका नेतृत्व करेंगे। और दिग्विजय सिंह जी के नाम से तो ये रात में भी इनका केंद्र का नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, रात में सपनों में भी डरते हैं, पूरा पीछे पड़े रहते हैं सुबह से शाम तक कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। मैं कह सकता हूँ दिग्विजय सिंह जी ने जो काम किया है मध्य प्रदेश में, चाहे पहले किया और अभी कोरोना में लेके एक एक गली मोहल्ले में घूमे, उनसे अच्छा काम मध्य प्रदेश के किसी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बता दे, इनकी सांसद तो भोपाल देखा भी नहीं, उनने आई भी नहीं, और ये झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ऐसे नेता रहे, कोरोना काल में एक एक गली मोहल्ले गांव घूम घूम के जनता के बीच में रहे। ऐसे नेता को निश्चित तौर पे भोपाल लोकसभा से उनके हारने का सबको दुख है, तो इनको यदि दर्द दुख है तो अगली बार पता चल जाएगा कि कौन चुनाव जीतता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति खिनाने से, चपटने से, खरीदने से, धन बल और बाहुबल से
प्रजातंत्र नहीं चल सकता। ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफी पेट वाला एरिया माना जाता है। मैं कहना चाहता हूं तो नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बना देते, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बना देते। ग्वालियर चंबल के सम्मान की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल डिवीजन से बनाना था। नहीं जी, मैं फिर रुक करूंगा, मेरा सवाल देवेश जी से जी, अवनी जी मैं फिर रुक करूंगा आपका। जी देवेश जी, क्या कहें इस समीकरणों का जिस तरह से बनते दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 सीटों को लेकर देखा जाए तो उनका वर्चस्व वहां पर देखने को मिलता है। उसी जगह से फूल सिंह बरिया को उम्मीदवार भी बनाया गया था, तो किस तरह के समीकरण बनते दिखाई दे सकते हैं? के समीकरण और उनकी शक्ति की अगर आप बात करेंगे तो अगर वो बहुत बड़े जनाधार वाले नेता होते तो उनका लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनाधार खस्ता है, ये बात वो भी जानते हैं, और यही एक कारण है कि अब कम्युनिटीज को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस चुनाव को लोग सीधा सीधा सिंधिया जी के गोद में डाल देते हैं, जो उस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत जीते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों वाली सीटें हैं, और उस इलाके में मतदाता जो है बसपा को और सपा को वोट देते रहे, और ये थर्ड पावर को वोट देने वाला वो वोटर है जो लगातार इधर से उधर होता रहा है, और उसमें दलितों की संख्या ज्यादा रही है। और 2 अप्रैल 17 को जो कांड हुआ था जिसमें 6 लोग इस इलाके के मारे गए थे, संविधान में आरक्षण, ये संविधान में संशोधन एट्रोसिटी एक्ट में होने के खिलाफ, उसके बाद लोगों ने एक तरफा यहाँ पे कांग्रेस को विजयश्री का वर्ण कराया था और लोग जीत के आए थे। लेकिन कांग्रेस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और बीजेपी के शासन में भी अभी तक कोई मदद नहीं की। लोगों में बहुत नाराजगी है, और आने वाले चुनाव में आप इसको देखेंगे भी कि ये किस तरह से नाराजगी वोटों में या उसके जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट ऑफ वोट है, उसमें नजर आई। बिल्कुल, नाराजगी की बात आप कर रहे हैं तो मोहन यादव जी से ही सवाल करता हूं। मोहन जी, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक जाते हैं कांग्रेस के, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अंदर से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी में भी नाराजगी होने लगी है, क्योंकि उन लोगों में ये नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई है जो इस बात को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे कि आगे आगामी चुनाव को लेकर उनको टिकट दिए जाएंगे। लेकिन अब जब 22 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी जोर पकड़ती दिखाई दी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने पहले कहा है और दोबारा दोहरा रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस के चरित्र में ये मूल अंतर है। भाजपा के सिपाही जो जवाबदारी देते हैं, जिस प्रकार से काम का बताते हैं, वो उस प्रकार से बहुत सहजता से उस काम को लेते हैं। यद्यपि ये बात सही है कि राजनीतिक दल होने के नाते से ये बात सही है कि जो आमने सामने ऐसी सीटों पे लड़े हुए कार्यकर्ता, जहां वो हारे, कोई जीता, कांग्रेस का जीता, लेकिन वो हमारे दल में अगर आ गए हैं तो हम उसी प्रकार से स्वागत करते हैं। हमको इसमें कोई गुरेज नहीं है। पार्टी का हमारा अपना जो स्ट्रक्चर है, वो पार्टी हमारी माँ है, और पार्टी के नाते से हम उस मामले में जरा भी बाल बराबर अंतर नहीं करते। जैसा भार्गव जी बात कह रहे थे, अब सिंधिया जी और बरैया जी का फर्क ये है कि सिंधिया जी को अगर हम अपने दल में लाए तो सम्मान उनको नंबर 1 का प्रेफरेंस दे करके हमने उनको चुनाव में आगे किया है। बरैया जी को नंबर 1 में करा देते कांग्रेस से, नहीं, वहां तो दिग्विजय सिंह जी आगे रहेंगे। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का जो मूल जड़ का अंतर है, जो अंदर सिद्धांत का है, वो कांग्रेस कभी बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकती। और बीजेपी ऐसे सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम लंबे समय तक अगर वो टिकेंगे तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से बहुत आगे तक की यात्रा करेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मन करके हम लाते हैं, और निश्चित रूप से भाजपा विचारों की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, बहुत सहजता से सबको लेकर यही विचारों को लेकर मोहन जी तो खाते बिठाई दे रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी तक नहीं हो पाया है। ये होगा ना, निश्चित रूप से होने वाला है। हमने देखा तालमेल भी होगा, सरकार भी चलेगी, निर्वाचन आज हो ही चुका है राज्यसभा का, इसलिए ये सब एक के बाद जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं पा रहे थे। नहीं, 100% बैठ पा रहा है। इसमें कहाँ अंतर आया, किसने कह दिया अंतर आया? इसमें जिनको सम्मान से जो लाए हैं, जो आए हैं, उन सबका स्वागत है, और पार्टी उसके लिए राह निकालती है।
जी, जिस तरह देखा जाए आप कमलनाथ सरकार के शासनकाल के जो काम थे उनको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिनाने की जनता के साथ जाएंगे और लोकतंत्र का अपमान बीजेपी ने किया है खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है शिवराज सरकार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार की तरफ से कि किसानों के साथ धोखा किया है कांग्रेस ने, एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ आप इस चीज़ को केश कराने के लिए तैयार बैठे हैं उपचुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, उपचुनाव में जब शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में जाएगी तो उनको पता चलेगा कि कमलनाथ जी ने क्या काम किए थे। जो किसानों की तीसरी किस्त कर्ज माफी की थी वो शिवराज सिंह चौहान जी ने की सरकार ने रोक दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में बहुत कलह है। एक तरफ बिकाऊ कांग्रेस से जो लोग गए हैं वो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के टिकाऊ मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, बिकाऊ जो है उनको ऊपर लिया जा रहा है। हमारे मोहन यादव जी जैसे विधायक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ से कांग्रेस के जो लोग छोड़ के आए हैं, जिनको गद्दार किया जा रहा है, जिनने पैसे लिए हैं, उनको ऊपर बिठाया जाएगा। तो बताइए, जनता भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कैसे स्वीकार करेगा, जिसने 40 साल तक लड़ाई लड़ी हो विपक्ष में रह के, जिसने नीचे भारतीय जनता पार्टी का काम किया हो, जिसने पार्टी खड़ी की हो, उस कार्यकर्ता को तो अपने आप में कहीं ना कहीं बुरा महसूस हो रहा है। वो कैसे इन बिकाऊ लोगों को सहन करेगा? मैं चाहता हूं कि मूल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसका मान सम्मान स्वाभिमान से भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग हैं, ऐसे लोगों को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे जो अवसरवादिता में आते हैं, मौका देखते हैं। और ज्योतिराज सिंधिया के सम्मान की बात मोहन यादव जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं यदि उनके साथ विधायक नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा का टिकट भी नहीं देती। मैं कह सकता हूँ उनके पीछे कितनी जोर से ये लोग पड़े थे, जगह जगह पड़े थे। उनको गद्दार तक कहा, खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि झांसी की रानी की लड़ाई में सिंधिया परिवार ने जो धोखा दिया था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब सिरमौर बना रहे हैं। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो गई है, कितना अवसरवादिता राजनीति में आ गई, ये देखने की बात है। नैतिक मूल्यों की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, चाल चेहरा की। चलिए बिल्कुल प्रतिक्रिया मिलूंगा देवेश कल्याणी जी से। देवेश जी, जिस तरह विचारों की बात बीजेपी करती दिखाई दे रही है और कमलनाथ सरकार के जो काम थे उसको भुनाने की कोशिश अब कांग्रेस करती दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में अभी एक बड़ा सवाल जो है वो ये भी निकल कर सामने आया है लगातार कि अभी तक शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और अब उपचुनाव एक बड़ी चुनौती के सामने दोनों पार्टियों के बीच है, तो ऐसे में किस तरह के तालमेल देखने को मिल सकते हैं? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की पार्टी कहलाती थी, अब वहाँ शुचिता नाम की चीज नहीं बची है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबने देखा है। और चाल चरित्र चेहरे की बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। रहा सवाल कमलनाथ जी का, तो उस सरकार को इतना कम समय मिला है और उन्होंने उसमें जो भी कुछ किया है उसमें बहुत सारे झोल बाकी जी, और कई सारे मामलों में अभी बातें चल भी रही हैं, तो वो सामने आएंगे भी। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई भी पूरी तरह से मुकम्मल है। हाँ, लेकिन सच है कि आज की स्थिति में लोगों के पास प्रदेश में कोई बड़ा विकल्प नहीं है, और जब विकल्प नहीं होते हैं तो दो में से कोई एक चुना जाता है। तो जनता मजबूर है, वो क्या करती है और क्या स्थिति बनती है वो समय बताए। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। आप तीनों ही मेहमान, डॉक्टर मोहन यादव जी बीजेपी विधायक, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंच गए हैं बीजेपी से, तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा विजय हासिल करके पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसे में अब उपचुनाव को लेकर यही माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये डगर आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां सामने। एक तरफ बीजेपी में देखा जाए तो तालमेल बिठाना है उन कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए उनको लेकर, और जो कहीं ना कहीं नाराजगी के सुर बीजेपी में देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कमलनाथ सरकार के जो शासनकाल में काम हुए उनको आगे बढ़ाते हुए उपचुनाव जीतने की बात कहती नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल ने भी कांग्रेस से दावेदारी पेश की है। केपी यादव ने बीजेपी की टिकट पर सिंधिया को हराया था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाने का दबाव है, सिंधिया के साथ जो विधायक गए थे उनको जो तालमेल बिठाते हुए उसका दबाव भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चाल चरित्र की बात करने वाली बीजेपी पर क्या कुछ रायशुमारी होती है, किस तरह की तस्वीर आगामी दिनों में देखने को मिलती है, ये वाकई काफी दिलचस्प होगा। और उपचुनाव किस तरह से सामने आएंगे और किस करवट सियासी ऊंट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी।
बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।